पिछले दो अंकों में हम लोगों ने डेविड ह्यूम के दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन के कुछ पक्षों पर विचार किया और आज जो अंतिम पक्ष जिसके ऊपर हमें विचार करना है वो ये कि डेविड ह्यूम जैसे राजनीतिक विचारक को किस श्रेणी में रखा जाए, यानी उनको विचारकों के जगत में जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां प्रतिपादित की गई कि उदारवादी या अनुदारवादी या प्रत्यक्षवादी इत्यादि जो श्रेणियां हैं उसमें उनको कैसे कैटेगराइज किया जाए। डेविड ह्यूम के संदर्भ में एक विडंबना ये है कि डेविड ह्यूम दर्शन के क्षेत्र में तो बहुत ही क्रांतिकारी मान्यताओं का प्रतिपादन करता है, जिनका कि हमने संक्षेप में उल्लेख किया प्रारंभिक व्याख्यान में। तो फिलॉसफी के क्षेत्र में तो हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में तो वो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर है, क्रांतिकारी विचारक है, क्योंकि उसने जिस प्रकार के संशयवादी मान्यताओं का प्रतिपादन किया, उन्होंने न केवल धर्म की मान्यताओं को ध्वस्त करने का काम किया, बल्कि उसने जो विज्ञान, जो कि नया उदित हो रहा विज्ञान था 18वीं शताब्दी में, तो उस विज्ञान की जो मूलभूत मान्यताएं थीं उनको ध्वस्त करने का काम भी किया। खासतौर से जो काज इफेक्ट का सिद्धांत था विज्ञान में, जो कि एक केंद्रीय सिद्धांत माना जा चुका था, उसने उस काज इफेक्ट के सिद्धांत को भी के आगे भी गहरे प्रश्न चिन्ह लगाए। तो इस तरह से वो दर्शन के क्षेत्र में तो बड़ी क्रांतिकारी मान्यताओं का प्रतिपादन करता है, लेकिन राजनीतिक सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में वो अनुदारवादी है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव भी कैसा, जैसा कि अमेरिका के एक बड़े विद्वान हैं डेविड लिविंगस्टोन, तो डेविड लिविंगस्टोन ने कहा कि वो फाउंडेशनल फिगर है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थियरी, कि वो अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत का संस्थापक विचारक है, बल्कि लिविंगस्टोन तो उसका महत्व एडवर्ड बर्ग से भी ज्यादा मानते। तो ये जो पक्ष है डेविड ह्यूम का, जो कि देखने में विरोधाभासी भी लगता है, पैराडॉक्सिकल भी लगता है, कि वो दर्शन के क्षेत्र में तो उसने बड़ी क्रांतिकारी मान्यताओं का, बहुत ही रेवोल्यूशनरी और रेडिकल विचारों का प्रतिपादन किया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में वो मॉडरेशन का, कंजर्वेटिज्म का दार्शनिक। अगर ऐसा माना जाता है तो इसके क्या कारण? इसमें दो तीन बातें मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली बात तो ये है कि डेविड ह्यूम ये मानता है कि हैबिट और कस्टम या कन्वेंशन, जिनको वो प्री रिफ्लेक्टिव फोर्सेस कहता है, इनकी बड़ी शक्ति होती है किसी समाज की या किसी भी राजनीतिक जीवन की संरचना और उसकी संचालन में। आमतौर से जो कंजर्वेटिज्म है वो, जैसा कि ऑक्सफोर्ड ने भी कहा, कि जो कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट है वो पॉलिटिक्स में रेशनलिज्म को रिजेक्ट करता है। वो पॉलिटिक्स में या इसी को दूसरे तरीके से दांते जर्मिनो जैसे विद्वानों ने कहा कि वो पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करता है, यानी आइडियोलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को वो रिजेक्ट करता है। तो डेविड ह्यूम भी पॉलिटिक्स में रेशनलिज्म को रिजेक्ट करते हैं।
वे भी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग को फॉल्स थिंकिंग, उन्होंने उस समय आइडियोलॉजी शब्द प्रचलन में नहीं था, तो उन्होंने उसके लिए फॉल्स फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया। यानी उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है कि व्हाट इज ट्रू फिलॉसफी एंड व्हाट इज फॉल्स फिलॉसफी, कि सम्यक दर्शन क्या है और असम्यक या असत्य दर्शन क्या है, ये उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है। तो डेविड ह्यूम कहते हैं कि जो 18वीं शताब्दी का जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट थी और जिसमें रीजन की सॉवरेनिटी, बुद्धि की संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा था, और जो विभिन्न विद्वान थे वे इस बात का ये दृष्टिकोण प्रतिपादित कर रहे थे कि बुद्धि और बुद्धि की सहायता के लिए जो विज्ञान नया अस्तित्व में आ रहा है वो मानव जीवन के न केवल प्राकृतिक जगत बल्कि मानवीय जगत की भी सभी पहेलियों को हल कर देगा, जिसको कहा गया इमेंसिपेटिंग पावर ऑफ ह्यूमन रीजन। तो ये जो अति विश्वास था रीजन पर, रेशनलिज्म पर, जो कि 18वीं शताब्दी के प्रबोध काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, डेविड ह्यूम का चिंतन उसके ठीक विपरीत दिशा में वो इसको स्वीकार करता है। और जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी देखा कि वो विज्ञान के क्षेत्र में भी जो काज इफेक्ट का जो नियम है उसके ऊपर गंभीर प्रश्न उठाता है, और इसी तरह से समाज और राजनीति के क्षेत्र में जो रेशनलिज्म है या जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है उसको वो अस्वीकार करता है। वो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग जो कि बेंथम या हॉब्स वगैरह के चिंतन से उत्पन्न होती है, उस तरह के रेशनलिज्म को भी अस्वीकार करता है। तो डेविड ह्यूम भी उस रेशनलिज्म का या उस आइडियोलॉजिकल थिंकिंग का कटु आलोचक है जो कि कंजर्वेटिज्म की एक मूलभूत विशेषता रही है, और इसके स्थान पर वो इतिहास और हैबिट यानी मानव स्वभाव और कस्टम या कन्वेंशन, इनकी शक्ति को स्वीकार करता है कि समाज की रचना में, राजनीति के संचालन में हैबिट और कस्टम ये दो बड़ी फोर्सेस होती हैं, और इसलिए वो कहता है कि हमें जो रेडिकल रिफॉर्म से बचना चाहिए, क्रांतिकारी सुधारों से, क्रांतिकारी परिवर्तनों से हमें बचना चाहिए, और जो चीज़ें चली आ रही हैं परंपरा से, प्रथा से, जिन चीज़ों को मानव स्वभाव स्वीकार करता आया है, उन्हीं चीज़ों के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। उसमें आप आवश्यकता अनुसार छोटे मोटे सुधार परिवर्तन करते जाइए, लेकिन कोई रेडिकल या कोई रेवोल्यूशनरी या कोई आउटराइट चेंज करने से तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि वो कहता है कि समाज का जो संतुलन होता है उसको स्थापित होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। इक्विलिब्रियम, कोई सोसाइटी आज जिस इक्विलिब्रियम की, संतुलन की स्थिति में है, वो संतुलन कोई रातों रात नहीं बना है, बल्कि वो संतुलन तमाम दृश्य अदृश्य शक्तियों के प्रवाह से बना है। और हम कोई क्रांतिकारी परिवर्तन कर कोई त्वरित परिवर्तन करके या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करके अगर उसको हम बदलना चाहें तो इसके अवांछनीय परिणाम होंगे, इसके घातक परिणाम होंगे। इसलिए समाज के संतुलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश ज़्यादा नहीं की जानी चाहिए, और ये समाज का जो संतुलन है उसको स्थापित करने में, उसको अस्तित्व में लाने में हैबिट और कस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो ओपिनियन ऑफ मैनकाइंड, वो बार बार उल्लेख करता है, ओपिनियन ऑफ मैनकाइंड, मनुष्यों की मान्यताएं, मनुष्यों की धारणाएं जो कि समाज को संचालन करती हैं। समाज आज जिस रूप में है वो उन्हीं मान्यताओं धारणाओं के आधार पर बना है। उन धारणाओं और मान्यताओं को आप रातों रात नहीं बदल सकते, मूल रूप से नहीं बदल सकते।
परिवर्तन अगर कहीं अपेक्षित भी है तो वो उस परिवर्तन करने में हमें मॉडरेशन के सिद्धांत का, क्रमिक और धीरे धीरे परिवर्तन करने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो इसलिए वो कहता है कि जो नॉवेलिटी की जो सर्च है, नवीनता की, नूतनता की, वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि इस नॉवेलिटी की सर्च में कभी कभी हम समाज के आधार को ही हिला के रख देते हैं और समाज को अस्त व्यस्त कर डालते हैं। तो इसलिए नॉवेलिटी नहीं बल्कि जो इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम को बनाए रखना और उसमें जब कभी भी कोई संशोधन या परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो मॉडरेशन के सिद्धांत का पालन करना, ये किसी भी समाज और राजनीति के संचालन करने का सम्यक तरीका होता है। ये ट्रू फिलॉसफी है सोसाइटी की या पॉलिटिक्स की। ये जो रेडिकल ओवरनाइट चेंज वाली जो फिलॉसफी है, इट इज ए फॉल्स फिलॉसफी, ऐसा उसका मानना। उसी समय एक अंग्रेजी के बड़े साहित्यकार थे, अलेक्जेंडर पोप, जो कि इसी रेशनलिज्म के प्रतिपादक थे, क्रांतिकारी परिवर्तनों के प्रतिपादक थे। और उन्होंने राजनीतिक जीवन के विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी, जो कि काफी चर्चित हुई। फॉर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट लेट द फूल्स कंटेंट दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द बेस्ट। डेविड ह्यूम इस मान्यता से सहमत नहीं थे। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सोसाइटी की फॉर्म मैटर करती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि वो इतिहास की, परंपरा की उपज होती है। किसी भी समाज और किसी भी देश की राजनीति का जो स्वरूप है वो कोई रातों रात निर्मित नहीं हुआ, उसको आप रातों रात बदल भी नहीं सकते। इसलिए ऐसा नहीं है कि फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी मैटर नहीं करती, जैसा कि अलेक्जेंडर पोप कहना चाहते, बल्कि जो फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी है दैट डज मैटर। क्यों? क्योंकि वो हमारे अस्तित्व का आधार रही है और आगे भी हम जिस दिशा में जाएंगे उसके लिए वो बड़ी मूल्यवान होगी। इसलिए फॉर्म ऑफ सोसाइटी कोई महत्वहीन प्रश्न नहीं है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्म ऑफ सोसाइटी, कोई भी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी हम अडॉप्ट कर लें और हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो सूटेबल है हमारे नेचर को, हमारी हैबिट्स को, हमारी हिस्ट्री को, वो जब फॉर्म होगी तभी हम वर्तमान और भविष्य में भी सही मार्ग पर चल पाएंगे। तो इसलिए वो अलेक्जेंडर पोप की मान्यताओं से सहमत नहीं है, बल्कि वो मानता है कि जो रिफॉर्म हो, लेकिन रिफॉर्म जो है वो हमेशा ऐसा हो जो कि, जैसा कि बर्क ने बाद में कहा, कि जो रिफॉर्म कंजर्व करे, प्रिजर्व करे इतिहास को और उस फाउंडेशन पर आगे का मार्ग तलाश करे, ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए। अब उसके सामने एक प्रश्न इंग्लैंड का भी था, जिसके संदर्भ में भी उसने जो विचार किया उससे भी उसका जो कंजर्वेटिज्म है वो स्पष्ट होता है। इंग्लैंड में चार्ल्स सेकंड को की हत्या करके और वहां पर एक क्रांति हुई थी, एक ब्लडी रेवोल्यूशन हुई थी इंग्लैंड के इतिहास में। और उस रेवोल्यूशन के बाद वहां पर एक रिपब्लिकन सिस्टम कायम हुआ था। जो प्यूरिटन लोग थे वो कुछ उसी प्रकार की मान्यताओं को इंग्लैंड में आगे बढ़ाना चाहते थे। डेविड ह्यूम ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखी, उस पुस्तक में उसने इस प्यूरिटन आउटलुक की कटु आलोचना की। और जो चार्ल्स को जो बीहेड किया गया, उसका सिर काटा गया और इंग्लैंड में जो राजतंत्र समाप्त हुआ और जो वहाँ पर कुछ वर्षों के लिए गणतंत्र की स्थापना हुई, ये जो सब प्रयोग हुए जिनके बड़े
दूरगामी और बड़े नकारात्मक परिणाम हुए। इन सब के संदर्भ में उसने कहा कि भाई ये जो नवीनता की खोज है, अपनी जड़ों को ठीक से पहचाने बिना हम जो तरह तरह की छलांग लगाना चाहते हैं, ये तो देश के या समाज के हित में नहीं। इसका वो बहुत ही विरोधी था। इसलिए इंग्लैंड में वो कहता है कि जो भी रिफॉर्म करने हैं वो हमको इंग्लैंड के जो इनहेरिटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगेसी हमारी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो भी रिफॉर्म करना चाहें वो करें। अपनी विरासत को नजरअंदाज करके या उसको नए सिरे से गढ़ने का काम ना करें। और उसका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है इस संदर्भ में, लेट अस चेरिश आवर एंशिएंट गवर्नमेंट एज मच एज पॉसिबल। अपनी प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं की हम जितनी रक्षा कर सकते हैं, उनको जितना संरक्षित कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें, विदाउट इनकरेजिंग ए पैशन फॉर सच डेंजरस नॉवेलिटीज। और ये जो डेंजरस नॉवेलिटीज हैं, यानी ये जो नवीनता का जो अति आग्रह है, इससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है, ये हमको कहीं का नहीं रखेगा। तो ये इन सब बातों से स्पष्ट है कि डेविड ह्यूम बर्ग से भी शायद पहले इस तथ्य की ओर संकेत कर रहा था कि राजनीतिक संस्थाओं की असली शक्ति कहां से आती है। और वो भी ये मानता था कि राजनीतिक संस्थाएं ए प्रायरी रीजनिंग्स पर आधारित नहीं होती, बल्कि उनका आधार हिस्ट्री और कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है। वे नेचर ऑफ द नेशन, राष्ट्र की प्रकृति के अनुकूल होंगी, तब वे फलेंगी फूलेंगी। आप अपने नेचर को पूरी तरह से चेंज या रिफॉर्मुलेट नहीं कर सकते। ये जो सब सूत्र हैं, ये उसको एक इम्पॉर्टेंट कंजर्वेटिव थिंकर बनाने में योगदान करते। एक लेकिन साथ साथ एक पैराडॉक्स ये भी है, एक अजीब गरीब बात ये भी है डेविड ह्यूम के बारे में, कि यद्यपि वो इस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कंजर्व करने में बहुत उसकी आस्था थी, लेकिन उसने भी एक यूटोपिया बिल्डिंग का काम किया है। साथ साथ उसने भी एक किसी प्रकार का एक प्रयोग किया है रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स में। और वो प्रयोग ये किया कि उसने भी एक आइडियल कॉमनवेल्थ का एक स्केच, एक चित्र हमारे सामने दिया है अपनी रचनाओं में, कि किस प्रकार की सरकार होगी, किस प्रकार से विधायिका का संगठन होगा, क्या उनकी शक्तियां होगी। तो ये भी एक पक्ष है डेविड ह्यूम के साथ कि जहाँ एक ओर वो राजनीतिक संस्थाओं की गहरी जड़ों को ध्यान में रखने का आग्रह करता है, वहीं दूसरी ओर वो भी कुछ यूटोपिया बिल्डिंग में, जो कि रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स की एक विशेषता रही है, वो इससे भी ग्रस्त रहा है। और उसने भी एक आइडियल कॉमनवेल्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि डेविड ह्यूम अनुदारवादी राजनीतिक चिंतन का एक बहुत बड़ा प्रतिपादक है। यद्यपि डेविड ह्यूम का जो कंजर्वेटिज्म है वो उस तरह से रिलीजन में या ट्रेडिशन में रूटेड नहीं है, निहित नहीं है, जैसा कि एडमंड बर्ग के बारे में हम कह सकते हैं। एक तरह से डेविड ह्यूम एक सेक्युलर कंजर्वेटिव आउटलुक हमारे सामने रखता है। ये जो हैबिट है या ये जो कस्टम है, ये जो कन्वेंशन है, ये आती कहाँ से, इनका सोर्स क्या है।
केवल यूटिलिटी का प्रिंसिपल, जैसा कि उसकी रचनाओं से स्पष्ट होता है कि अगर कोई चीज़ उपयोगी पाई गई तो वो हम करने लगे, फिर उसको करना हमारा स्वभाव बन गया और इस तरह से वो चीज़ चलने लगी, आगे चलती रहती। तो डेविड ह्यूम कंजर्वेटिव तो है, लेकिन उसका कंजर्वेटिज्म थोड़ा सा शैलो है, क्योंकि जो असली जो रियल कंजर्वेटिज्म है वो रिलीजन और ट्रेडिशन को एक बहुत बड़ी फोर्स मानता है। किसी भी पॉलिटिकल सोसाइटी की रचना और उसके समुचित संचालन और उसके श्रेष्ठ भविष्य की दृष्टि से। इस अर्थ में एडमंड बर्क कंजर्वेटिव ट्रेडिशन की एसेंस को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रकट करता है। अब डेविड ह्यूम तो धर्म को ही खंडित कर देता है, वो धर्म को भी स्वीकार नहीं करता। वो तो इसीलिए बहुत सारे, जैसे एयर जो कि एजे एयर जो कि 20वीं शताब्दी के एक बड़े प्रत्यक्षवादी विचारक हुए, उन्होंने डेविड ह्यूम के बारे में कहा भी है कि वो मूलतः पॉजिटिविस्ट है, प्रत्यक्षवादी विचारक है, क्योंकि आधुनिक प्रत्यक्षवाद की तरह 20वीं शताब्दी के प्रत्यक्षवाद की तरह या नव प्रत्यक्षवाद की तरह वो भी धर्म को, नैतिकता को मीनिंगलेस कह देता है, निरर्थक कह देता है। मेटाफिजिक्स को मीनिंगलेस कह देता है, निरर्थक कह देता है, नॉनसेंसिकल कह देता है। तो धर्म और तत्वशास्त्र को, धर्मशास्त्र को या जो नीति शास्त्र है उसकी मान्यताओं से कट के जो हैबिट या कन्वेंशंस बनेंगी मेयर यूटिलिटी पर, केवल उपयोगिता पर, क्या उनमें इतनी शक्ति होगी, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य होगी कि वे किसी राजनीतिक समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित कर सकें, बांधे रख सकें, उनको शक्ति देती रहें, उनको जीवन देती रहें? तो इस पे काफ़ी संशय है। इसलिए डेविड ह्यूम जो है वो कंजर्वेटिव ट्रेडिशन का एक महत्वपूर्ण विचारक तो है, लेकिन उसके कंजर्वेटिज्म में कुछ समस्याएं भी हैं, और जो फाउंडेशन है कंजर्वेटिज्म की वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि हम एडमंड बर्क में पाते हैं। अब अंत में अगर हम डेविड ह्यूम का मूल्यांकन करें, उसकी समीक्षा करें, तो कुछ एक बातें महत्वपूर्ण आती हैं। उदाहरण के तौर से डेविड ह्यूम के विषय में ये कहा जाता है कि वो, और बेंथम ने भी ये बात कही है कि वो उपयोगितावाद का जनक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण है, जो कि और जो हॉब्स ने भी पहले जिस प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, तो बेंथम और हॉब्स की तरह डेविड ह्यूम मनुष्य को केवल और केवल ईगोइस्टिक नहीं मानता, अहमवादी नहीं मानता। हम लोग हॉब्स के संदर्भ में देख चुके हैं कि हॉब्स कहता है कि मनुष्य विशुद्ध रूप से अहमवादी प्राणी होता है। उसके अंदर एल्ट्रुइज्म यानी परहित की, परमार्थ की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, और अगर कभी कहीं दिखाई भी पड़ती है तो वो केवल उसके ईगोइज्म का ही एक स्वरूप होती है। यानी मनुष्य में एल्ट्रुइज्म एग्जिस्ट नहीं करता, जो कुछ भी है वो केवल ईगोइज्म है। बेंथम ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही और कहा कि आदमी हर समय अपने प्लेजर और पेन को कैलकुलेट करता रहता है, उसका हिसाब किताब करता रहता है। यानी उसने मनुष्य को इतना रेशनल माना, आपस में भी मनुष्य को बहुत रेशनल माना, और इन दोनों का जो बुद्धिवाद है वो मनुष्य को उग्र अहमवादी प्राणी बना देता है। लेकिन डेविड ह्यूम इस प्रकार का विचारक नहीं।
डेविड ह्यूम ये मानता है कि मनुष्य में ईगोइज्म है, लेकिन मनुष्य में अल्ट्रुइज्म भी स्वतंत्र रूप से, उसका जो अल्ट्रुइज्म है वो ईगोइज्म का डिराइवेशन नहीं है, बल्कि उसकी एक अपनी स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता है। उसके अंदर अगर सेल्फिशनेस है तो उसके अंदर बेनिवोलेंस भी होती है, और बेनिवोलेंस का यानी परोपकार की प्रवृत्ति की एक अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। और वो हॉब्स से बेंथम के चित्रण से शायद इतना सहमत नहीं होता, जो कि मनुष्य को केवल एक खास तरीके से रंगना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। यानी जो डेविड ह्यूम है वो मनुष्य को एक ज़्यादा जटिल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्राणी मानता है, कि जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं और प्रवृत्तियां होती हैं, और वे सब कोएग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी भी उसके अंदर अच्छी प्रवृत्तियां हैं वो केवल उसके ईगोइज्म का परिणाम है या ईगोइज्म का ही विस्तार है, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से जबकि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी जो बेंथम ने आगे प्रतिपादित किया, उसका आधार प्योर अनडाइल्यूटेड ईगोइज्म है, लेकिन इस अर्थ में तो वो यूटिलिटेरियन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो ऐसा मानता नहीं, डेविड ह्यूम तो ऐसा मानता नहीं। इसलिए कई समीक्षकों का मानना है, जिसमें से एक लिविंगस्टन भी है, कि उसका जो उपयोगितावादी तो वो है, क्योंकि वो यूटिलिटी को बेसिस मानता है निर्णय का, कि जो भी हमारे निर्णय होते हैं या जो भी हमारी चॉइसेस होती हैं, जो भी हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं, उनका आधार किसी चीज़ की या किसी परिस्थिति की उपयोगिता होती है। तो वो यूटिलिटी को तो मानता है, लेकिन यूटिलिटी का इंटरप्रिटेशन वो बेंथम की तरह नहीं, बल्कि जेएस मिल की तरह करता है। मिल के वो मिल की श्रेणी का उपयोगितावादी तो कहा जा सकता है, लेकिन वो बेंथम की श्रेणी का उपयोगितावादी नहीं, क्योंकि मिल ने मानव स्वभाव के अनेक पक्ष माने हैं, और उसने माना है कि मनुष्य जो है वो कभी कभी सुख चाहता है, लेकिन कभी कभी वो सुख का त्याग भी कर सकता है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, किसी अच्छे आदर्श के लिए। तो इसलिए अगर उसको हम यूटिलिटेरियन कहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो बेंथम की अपेक्षा जेएस मिल के अधिक निकट। और इसी कारण आगे चल के डेविड ह्यूम के चिंतन का प्रभाव हीगल जैसे विचारक पर पड़ा, क्योंकि डेविड ह्यूम के इस दृष्टिकोण में जब वो मनुष्य को एक जटिल प्राणी मानता है, मनुष्य के अंदर स्वार्थ के साथ साथ परोपकार की भी स्वतंत्र इच्छा मानता है, स्वतंत्र सामर्थ्य मानता है, दूसरे के हित के, दूसरे के कल्याण को लेकर भी उसके मन में भाव आते हैं, दूसरे के दुख से भी वो द्रवित होता है, केवल अपने दुख से ही द्रवित नहीं होता। अगर ऐसा है तो समूह में रहना मनुष्य का स्वभाव हो जाता है। ऐसा मनुष्य एकाकी प्राणी के रूप में चित्रित नहीं हो सकता, जैसा कि आपने किया। यानी सामूहिकता, कलेक्टिव लाइफ मनुष्य में अंतर्निहित, जिस प्रकार के मानव स्वभाव का चित्रण डेविड ह्यूम ने किया, यानी वो सोशल और कलेक्टिव बीइंग है, जो कि केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के लिए भी समुचित स्थान है उसके चिंतन में, उसकी बुद्धि में, उसके प्रेफरेंसेस में। यही जो दृष्टि है, यही आगे बढ़ाने का काम हीगल ने किया, जिसको ग्रुप थियरी ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं या ग्रुप थियरी ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये जो ग्रुप थियरी ऑफ पर्सनालिटी एंड द ग्रुप थियरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसका सूत्र भी हमें डेविड ह्यूम में मिलता है, जिसको अधिक विकसित करने का काम आगे चल के हीगल ने अपने आदर्शवादी चिंतन में किया। तो इस अर्थ में और रूसो ने भी, रूसो की चिंतन में भी इसी प्रकार की प्रवृत्तियां आगे चल के दिखाई पड़ती हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेविड ह्यूम रूसो
और हीगल की मान्यताओं को फोरशैडो करता है, उनका पूर्वाभास हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो ये भी एक बात। दूसरी उसकी जो विशिष्टता है वो, जैसा कि सेबाइन ने कहा, कि उसने प्राकृतिक विधि की धारणा को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल लॉ, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचार को भी उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जो कि उस समय के बड़े प्रचलित विचार थे। डेविड ह्यूम ने अपने तार्किक विश्लेषण से ये सिद्ध कर दिया कि कोई नेचुरल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता जो कि रीजन पर आधारित हो, क्योंकि जब रीजन के ऊपर ही उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो इस रीजन पर आधारित नेचुरल लॉ जो कि प्राकृतिक जगत को गवर्न करता है या जो कि मानवीय जगत को भी गवर्न करता है, तो वो अपने आप सब खंडित हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। तो डेविड ह्यूम की महत्ता इस दृष्टि से भी है कि उसने नेचुरल लॉ की का जो विचार है उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया अपने बड़े तीक्ष्ण तार्किक विश्लेषण से, कि नेचुरल लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं है, नेचर में कोई काज इफेक्ट जैसी चीज़ नहीं है, नेचर में कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं है। ये केवल हम लोग केवल नेचर में जो भी देखते हैं वो केवल इम्पिरिकल को रिलेशंस देखते हैं, लेकिन उनके बीच कोई आपस में रिलेशन हो, कोई ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हों जो कि नेचर में दिखाई पड़ते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसलिए ना तो कोई नेचर में कोई यूनिवर्सल लॉ है जिससे नेचर गवर्न हो रही है, और ना मानव समाज में ऐसे होते हैं। मानव समाज में जो कुछ भी मान्यताएं होती हैं उनका आधार प्रथा होती है, परंपरा होती है, मानव स्वभाव होता है। जो कुछ भी क्योंकि वो तो मनुष्य को मूलतः वासना प्रधान प्राणी मानता है, मनुष्य को रेशनल मानता ही नहीं। तो जो कुछ भी व्यक्ति या समाज में हम देखते हैं उसका आधार हैबिट और कस्टम। कोई रेशनल लॉ ह्यूमन सोसाइटी में भी नहीं है, उसको भी गवर्न नहीं करता, जिससे हम अपने लिए अपने समाज के संचालन के सूत्र प्राप्त करते हैं, जैसा कि लॉक वगैरह ने कहा। तो उसने जो नेचुरल लॉ ट्रेडिशन है उसको भी खंडित किया, और साथ साथ जो समय का एक बड़ा प्रचलित सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसने कहा कि इसलिए भी एक लॉजिकल फैलेसी पर आधारित है कि राज्य में हम इसलिए रहते हैं क्योंकि मनुष्यों ने कभी इसका निर्माण किया। उसका कहना है कि मनुष्यों ने निर्माण किया तो क्यों किया, ये सवाल उठता है ना। तो जाहिर है उसकी उपयोगिता रही होगी, राज्य की संस्था की आवश्यकता हमने अनुभव की होगी। तो इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता, ये जो इंस्टीट्यूशन है राज्य की, इसका आधार ये। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसने कहा कि ये तो कतई अनहिस्टोरिकल है, केवल एक फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, केवल एक कल्पना की उड़ान है, और इसको भी हम रेशनली प्रूव नहीं कर सकते कि कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या कभी कोई इस प्रकार से राज्य बना हो। तो इस तरह से दो बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों का, उस दौर के जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, नेचुरल लॉ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी सेबाइन कहते हैं कि उसने खंडित कर दिया। फिर डेविड ह्यूम की विशिष्टता इसलिए भी है क्योंकि उसने रूसो और बर्क और हीगल से बहुत पहले ऑर्गेनिक नेचर ऑफ सोसाइटी यानी समाज के आंगिक स्वरूप का प्रतिपादन किया। जो समाज और राज्य को जिस प्रकार से कृत्रिम रूप से देखा जा रहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के प्रभाव के चलते हुए, तो उसने राज्य को एक आंगिक दृष्टि से, एक ऑर्गेनिक तरीके से देखा, एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी कहा, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि इतिहास की उपज है, परंपराओं की उपज है, जो एक कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती, जो कि रातों रात नहीं बनी बल्कि जिसके इवोल्यूशन का एक लंबा इतिहास रहा है। तो ये जो दृष्टिकोण है
ये दृष्टिकोण जिनका कि आगे चल के रूसो ने या बर्क ने या हीगल ने ज़्यादा विस्तृत तरीके से प्रतिपादन किया, ये सब मूलभूत मान्यताएं भी हमें डेविड ह्यूम के चिंतन में दिखाई पड़ती है। कुछ लोग उसको, जैसा कि मैंने भी बताया, जे एयर जैसे विद्वान उसको प्रत्यक्षवादी विचारक भी मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षवाद की बहुत सारी मान्यताएं जो कि 19वीं या 20वीं शताब्दी में प्रतिपादित की गई, उनका पूर्वाभास भी हमें डेविड ह्यूम के चिंतन में मिलता है। डेविड ह्यूम का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा दर्शन के इतिहास पर भी और राजनीतिक चिंतन के इतिहास पर भी, बल्कि कुछ विद्वानों का ये कहना है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 की, फ्रांस की उस क्रांति पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड नाम की जो डेविड ह्यूम की रचना है, उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वो पुस्तक फ्रांस में विद्वत जगत में और साधारण लोगों में भी काफ़ी पढ़ी जाती थी, और उसके विचारों ने फ्रांस की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। एडमंड बर्क की रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, और जैसे बर्क ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के खतरों से सावधान किया कि एक जो रेवोल्यूशनरी चेंज है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन किसी राज्य व्यवस्था का कितना खतरनाक हो सकता है, उसमें कितनी डेंजरस प्रोपेंसिटीज हो सकती हैं, इसी तरह से उसकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड प्योरिटन रेवोल्यूशन के द्वारा इसी तथ्य को उजागर कर चुकी थी कि क्रांति जो है वो किसी समाज को कितने नकारात्मक तरीके से प्रभावित भी कर सकती है। फ्रांस के जो दो बड़े कंजर्वेटिव थिंकर हुए, जोसेफ डे मेस्ट्री और लुई डी बोनार्ड, उन दोनों के ऊपर डेविड ह्यूम का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी के अनुदारवादी चिंतन पर भी डेविड ह्यूम का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी के जो दो बड़े अनुदारवादी विचारक हुए, जॉन हैमन और फ्रेडरिक जैकोबी, वो डेविड ह्यूम के चिंतन से बहुत प्रभावित थे। इमैनुअल कैंट, जो कि रेशनलिस्ट है, कंजर्वेटिव ट्रेडिशन में तो नहीं आता, लेकिन जो रेशनलिस्ट है, बुद्धिवादी है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट का पक्षधर है, उसने भी डेविड ह्यूम के प्रति अपने ऋण को स्वीकार किया। उसने ये माना है कि बुद्धि की, रीजन की क्या लिमिटेशंस होती हैं, इसका ज्ञान उसको डेविड ह्यूम के ग्रंथों को पढ़कर ही हुआ। और जैसा कि इमैनुअल कैंट का प्रसिद्ध वाक्य है कि ह्यूम अवेकेंड मी फ्रॉम माय डॉगमेटिक स्लम्बर्स, कि डेविड ह्यूम ने मुझे गहरी निद्रा से जगाने का काम किया। तो वो गहरी निद्रा थी कि रीजन की, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट में रीजन को जो ग्लोरीफाई किया जा रहा था, बुद्धि को जो बहुत ही महिमा मंडित किया जा रहा था, तो डेविड ह्यूम ने ये बताया कि इस बुद्धि की भी क्या सीमाएं। और कैंट के चिंतन में हम देखते हैं कि वो बुद्धि से बाहर जाकर भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विचार करता है। तो इस अर्थ में उसके ऊपर उसका जर्मन राजनीतिक और दार्शनिक चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये सब दृष्टियों से डेविड ह्यूम का दर्शन और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सेबाइन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है डेविड ह्यूम की विशिष्टता की ओर संकेत करते हुए, और वो कथन उनका ये है कि ह्यूम्स पॉजिटिविज्म हैड द पैराडॉक्सिकल इफेक्ट of producing an elaborate metaphysics, a religious revival, and a firmer belief in the absolute ethical values.
सेबाइन कहते हैं कि ह्यूम का जो प्रभाव है अपने बाद के युग पर, वो बड़ा विरोधाभासी रहा, बड़ा पैराडॉक्सिकल रहा। क्योंकि ह्यूम ने तो धर्म और विज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र के तमाम ताम झाम को ध्वस्त करने का काम किया था अपनी लॉजिकल एनालिसिस के द्वारा। लेकिन ह्यूम के बाद ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कमज़ोर पड़ी, बल्कि सेबाइन कहते हैं कि ह्यूम के बाद हम और एक ज़्यादा व्यापक तत्वशास्त्र को उभरते हुए देखते हैं। उसका संकेत हीगल की तरफ है, एलेबोरेट मेटाफिजिक्स। डेविड ह्यूम ने तो मेटाफिजिक्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हीगल के रूप में बहुत ही विस्तृत, बहुत ही गंभीर एक तत्वशास्त्र का उदय होता है। ये एक पैराडॉक्स है। रिलीजियस रिवाइवल भी होता है, उसने तो रिलीजन को ध्वस्त किया अपने तर्कों से, लेकिन उसके बाद हम 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में और जर्मनी में और बहुत सारे अन्य देशों में भी धर्म के पुनरुत्थान को देखते हैं। और इसी तरह से यद्यपि उसने तो प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को स्वीकार करके कह दिया कि कोई एब्सोल्यूट एथिकल वैल्यूज नहीं होती हैं, कोई सार्वभौमिक नैतिक मूल्य नहीं होते, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कैंट और हीगल और दूसरे अन्य विद्वानों के चिंतन में एब्सोल्यूट एथिकल वैल्यूज को प्रतिपादित किया जा रहा। तो इसलिए सेबाइन कहते हैं कि डेविड ह्यूम का जो प्रभाव पड़ा वो बड़ा पैराडॉक्सिकल है, कि जो चीज़ें उसने अपनी तर्क शक्ति, अपनी विश्लेषण शक्ति से एक प्रकार से जिनको धूल धूसरित करने का प्रयास किया, वो सब चीज़ें ज़्यादा सबल रूप में, ज़्यादा प्रबल रूप में उसके बाद हमें उभरती हुई दिखाई पड़ती। तो इसलिए डेविड ह्यूम एक क्रांतिकारी विचारक है, एक ऐसा क्रांतिकारी विचारक जिसने प्रतिक्रांति को भी जन्म दिया, और एक ऐसा क्रांतिकारी विचारक जिसने राजनीतिक सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में एक रूढ़िवादी या एक उदारवादी दृष्टिकोण का पक्ष पोषण किया। इस अर्थ में डेविड ह्यूम शायद एक पहेली बन जाता है, एक रिडल बन जाता है, और उसको डिसाइफर करने में कई तरह की समस्याएं और कई तरह के प्रश्न आ जाते हैं।